साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। हमारे पास चर्चा के लिए दो विषय हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। एक बिहार के संदर्भ में विधानसभा चुनाव के संभावित परिणाम है, तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। सोमवार को दिल्ली के लाल किले स्थित मेट्रो स्टेशन के पास जो बम धमाका हुआ कार के भीतर से, और जिसमें तकरीबन 1 दर्जन जानें चली गई, और उसमें जिस प्रकार की संलिप्तता दिखाई दे रही है, जिस प्रकार का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, एक उस पर बात करने का विषय है। चुनाव आते जाते रहते हैं, देश बना रहना चाहिए, इसलिए आज हम बात इस हमले के साथ उपजे सवालों पर करेंगे। हमारा आज का विषय है दिल्ली ब्लास्ट, आतंक का खेल, व्हाइट कॉलर का मेल। अभी तक देश में जब भी आतंकी हमले, आतंकी वारदात होती थी, तो इस धारणा के साथ हम देखते थे कि कुछ बेरोजगार किस्म के नौजवान, कुछ भटके हुए नौजवान, कुछ कम पढ़े लिखे हुए नौजवान धार्मिक मदान्धता के या आर्थिक प्रलोभन के चलते ऐसी घटनाओं के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और गलत राह पर चल देते हैं, जिसकी कीमत पूरे समाज को और देश को उठानी पड़ती है। पर ये जो ताजा मसला है ना, ये हमें हैरान कर देता है और नए सिरे से विचार करने के लिए बाध्य करता है। जो लाल किले के नज़दीक मेट्रो स्टेशन पे बम धमाका हुआ और जिसमें 12 से अधिक जाने गई और कई लोग घायल हुए, उसके संदर्भ में अभी तक जो जांच हुई है, उसके जो पहलू निकल कर आ रहे हैं, वो हमें बहुत गहरी चिंता में डाल रहे हैं। अभी तक इस घटना से जुड़े तकरीबन 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 12 लोगों को आतंकी होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है और इन 12 में 6 जो हैं वो डॉक्टरी पेशे से ताल्लुक रखते हैं, अर्थात पढ़े लिखे नहीं, अत्यधिक पढ़े लिखे हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड के तौर पर हैं डॉक्टर शाहीन शाहिद, उम्र करीब 45 साल है, वो भी पढ़ी लिखी डॉक्टर थी। उनके साथ में डॉक्टर मुजम्मिल शकील हैं। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहेंगे तो हमारे पास जो नाम है डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर सज्जाद अहमद, इसके अलावा डॉक्टर परवेज अंसारी, डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक, ये 6 लोग तो गिरफ्तार हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो जिस व्यक्ति के संदर्भ में ये शक है कि इस व्यक्ति ने कार चलाते हुए विस्फोट कर दिया, डॉक्टर उमर नबी, वह भी पेशे से डॉक्टर था। तो अब सवाल इस बात का है कि आखिर ये पढ़े लिखे लोग आतंक की राह पर क्यों चल दिए, पहला सवाल। दूसरा, जितने भी नाम निकल कर आ रहे हैं तो वो इस धारणा को ही बल देते हुए दिखते हैं कि यह देश इस्लामी आतंकवाद की चपेट में है, इस्लामिक आतंकियों के चंगुल में इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम के आधार पर, धार्मिक मदान्धता के आधार पर देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और जब भी इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो उसके साथ में पाकिस्तान से जुड़े हुए तार भी दिखते हैं। तो जब हमें यह बताया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पड़ोसी को सबक सिखा दिया गया और उन तमाम आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, और जब पड़ोसी ने गुहार लगाई तो ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया, तो उसके बाद में अब जब ये घटना हो गई है तो क्या रुका हुआ ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू करने की हम उम्मीद करें, और इस बार हम किस आग्रह के साथ में इसे रोक देंगे, ये सवाल जहन में आता है। क्या ये देश के मासूम लोग, बेगुनाह लोग इसी प्रकार से हादसों का शिकार होने के लिए, ये सवाल जहन में आता है। जो लोग आतंक को धार्मिक आधार पर न देखे जाने की हिमायत करते हैं, वो इस कट्टरपंथी के संदर्भ में किस नजरिए के साथ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, ये सवाल जहन में आता है। ये देश जब 15 अगस्त 1947 को मजहबी आधार पर या धार्मिक आधार पर विभाजित हुआ था, उस समय हिंदू और मुसलमान के तौर पर, इस्लामिक और हिंदू राष्ट्र के तौर पर अगर वो विभाजन था, तो क्या हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने गलती की थी कि मजहबी आधार पर विभाजन होते हुए भी इस्लाम मतावलंबियों को इसी देश में रुकने के लिए आग्रह किया था? क्या आज हम उसकी कीमत चुका रहे हैं? ये वो सवाल है जिससे सामान्य तौर पर हम बचने की कोशिश करते हैं, पर घटना इतनी गंभीर है, संजीदा है कि इस पर अगर आज अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर बात नहीं की जाएगी तो वो देश के साथ ईमानदारी नहीं होगी। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसके नेतृत्व में ये देश चल रहा है उसके प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में अतीकुर रहमान साहब हैं,
इस्लामिक स्कॉलर हैं। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं, ईमानदार बात करने के लिए हम अतीकुर रहमान साहब को याद करते हैं। आज मसला थोड़ा नाजुक ज़्यादा है, देखा अतीकुर रहमान साहब किस नज़रिए के साथ हैं। हमारे साथ में राम निवास जी हैं, जाने माने पुलिस अधिकारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजी रहे हैं। सुरक्षा संबंधी मसला है, इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं उसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इन सब के बीच देश के ऐसे नाजुक मसलों पर एक स्वतंत्र पत्रकार किस नज़रिए से देख रहा है, ये जानने में भी हमारी दिलचस्पी रहती है। तो अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अतीकुर रहमान साहब से करते हैं और रहमान साहब आपसे समझना चाहते हैं, अब अगर इस घटना के बाद इस देश में मुसलमानों को संदिग्ध निगाहों से देखा जाए तो आप नाराज होंगे, आप क्रोधित होंगे, या आप अपने लोगों के प्रति ही नाराजगी व्यक्त करेंगे कि आखिर इस देश में बाकी 17 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को रहने देना है कि नहीं रहने देना है, जो ये 2-4 दर्जन लोग इस प्रकार की खुराफात को अंजाम देते हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं अतीकुर रहमान साहब इस पूरे घटनाक्रम को आप? धन्यवाद डॉक्टर साहब, ऐसा कोई वक्त नहीं रहा मेरे पिछले 35 साल के लेक्चरर के करियर में और रिसर्चर के करियर में जब हमने आतंकवाद की निंदा ना की हो और हमारे ही लोगों को ये नहीं बताया हो कि जो आप कर रहे हैं और जो कल हुआ ये इंसानियत के खिलाफ बात है, ये अल्लाह के खिलाफ बात है, अल्लाह से दुश्मनी मोल लेने की बात है और अल्लाह आपको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेगा। बहुत सख्ती से आपके साथ अल्लाह पेश आएगा। कोई इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकारें आती हैं जाती हैं, हमारी सरकारों से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, मतभेद हो सकता है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम मासूम लोगों की हत्याएं करके उसका जवाब दें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर यह है डॉक्टर साहब, और मैं थोड़ी सी फ्रीडम चाहूंगा और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं हमारे सत्ता के बीजेपी जो प्रवक्ता है कि गौर से आप हमें सुने और इस पर आप गौर करें। डॉक्टर साहब, मैं एक किताब पर काम कर रहा हूं जो कि जिहाद से ही जुड़ी हुई है और बहुत सारी रिसर्च करके बहुत सारे हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटीज के इंटेलेक्चुअल्स को, प्रोफेसर्स को, पीएचडी डॉक्टर्स को मैंने स्टडी किया है। वॉर एंड पीस इन इस्लाम, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ जिहाद नाम की ये किताब है, बड़ी अच्छी वॉल्यूम है। और तमाम जो अरब के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है उन्होंने अपने आर्टिकल्स इसके अंदर छापे। किसी एक प्रोफेसर ने ना आईसिस का कोई समर्थन किया है, ना ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया है, या किसी भी एंगल से आतंकवाद का, टेररिज्म का सपोर्ट किया है, बल्कि कुरान, हदीस और तमाम इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट देके ये बताया है कि जो लोग हमारे यंग लोगों को गुमराह करते हैं साजिश बना के, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो, चाहे वो किसी वेस्टर्न पावर के खिलाफ हो, या हमारे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी आरएस के खिलाफ हो, टेररिज्म इसका जवाब नहीं हो सकता। और इसके बहुत सारे दस्तावेज। रहमान साहब, थोड़ा मैं दूसरे सवाल पर आना चाहता हूं। देखिए, इससे पहले जब आतंकी घटनाएं होती थी और उसमें जो संलिप्त नाम दिखाई देते थे वो अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे दिखाई देते थे, आर्थिक रूप से कमजोर दिखाई देते थे, बेरोजगार युवाओं की संख्या दिखती थी। जब पत्थरबाजी के संदर्भ में बात आती थी, कसाब के संदर्भ में तो वो भी बिना पढ़ा लिखा आदमी के तौर पर था। पर इस बार जिस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, और ये तो केवल एक घटना हुई, षड्यंत्र तो एक बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में आतंकी हमलों के संदर्भ में तैयारी का था, उसमें जो नाम निकल कर आ रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं। हमारे समाज में सबसे सम्मानित पेशा शिक्षा के साथ चिकित्सा का देखा जाता है, सेवा का क्षेत्र माना जाता है। 8 क्वालिफाइड डॉक्टर की संलिप्तता जो इस्लामिक मतावलंबी हैं इस जघन्य हत्याकांड या आतंकी हमले का अभिन्न हिस्सा, अनजाने में नहीं, सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से बने हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यह चीज आपको बेचैन नहीं कर रही? क्या यह चीज आपको चिंता में नहीं डाल रही? और अगर बेचैन कर रही हो, चिंता में डाल रही हो, तो क्या वजह है कि इतने पढ़े लिखे लोगों ने अपने जीवन का मकसद सैकड़ों बेगुनाहों की मौत चुना है?
इसके संदर्भ में कुछ कहिए। जी डॉक्टर साहब, ना सिर्फ चिंतित हैं हम, बल्कि एक अचंभे में मैं 3 दिन से इस घटना को देखकर हूं कि, और मैंने जैसा कि कहा कि मैंने बहुत गौर से करीबी से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो कट्टरधर्ता आईसिस जैसे लोगों को स्टडी किया, तो उनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है इस तरह से यंगस्टर्स को वर्गलाना, और उसमें कैसे ये डॉक्टर्स फंस गए, कैसे ये पढ़े लिखे फंस गए, ये बहुत बहुत चिंता का विषय है और बहुत गंभीर विषय है। और मैं आग्रह करता हूं हमारी सरकार से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से, कि इसके लिए, और ये बात कोई नई नहीं है डॉक्टर साहब, हमारे लिए बहुत पुरानी बात है। जी जब सॉरी जब सीमी से लिप्त लोग पकड़े जाते थे तो आपको याद होगा उसमें भी हाईली क्वालिफाइड लोग थे, जी और उस वक्त में भी हमारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इस बात पे गौरव फिक्र करने कहते थे कि, देखिए मैं डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूमते हैं, हर प्लेटफॉर्म से, हर कंट्री में, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, या इस्लामिक कंट्रीज हो, उसमें टेररिज्म की उसकी बात करते हैं कि भाई हमको मिलकर टेररिज्म से लड़ना है। क्यों नहीं उन अरब कंट्रीज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे वो बयान लेके वापस आते हैं कि आपकी क्या सोच है आईसिस के बारे में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो यंगस्टर्स को भड़का रहे हैं उसके बारे में। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम कभी नहीं आया डॉक्टर साहब, कभी हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने हमारे यूथ को ये बात समझाने की कोशिश नहीं की कि कुछ लोग हैं बहुत सरगर्मी से इस चीज के पीछे लगे हुए नहीं हैं। नहीं नहीं अतिकुर रहमान साहब, मामला इतना सरल नहीं है। आप बार बार दलील हमारे साथ कार्यक्रम में बैठकर देते थे कि क्या ये देश हमारा नहीं है, क्या ये देश हमको प्यारा नहीं है। पर इस घटना के बाद क्या आप नहीं मानते हैं कि इस देश के तमाम मुसलमान संदेह के दायरे में आ गए? क्योंकि इसमें जो लोग संलिप्त हैं वो कोई 20-22 साल के नौजवान नहीं हैं। जो डॉक्टर शाहीन शाहिद है 45 साल की उम्र है उनकी, और जो जैशे मोहम्मद के सरगना असद मजहूर के बहन के साथ जुड़ी हुई इस पूरी घटना को अंजाम दे रही थी साल भर से, जो पोस्टर चिपकाए उसके अंदर कहा गया कि शरीयत के अनुसार काम नहीं हो रहा है, बाज आ जाओ, नहीं तो हम शरीयत के अनुसार काम कर दिखाएंगे। और शरीयत के अनुसार काम क्या करने की तैयारी थी? जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो तकरीबन 2900 किलो है, तकरीबन 3 टन। जो विस्फोट हुआ वो तो उसका बहुत छोटा हिस्सा था। तैयारी क्या थी पूरे देश के संदर्भ में? तो मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि आप इससे उबरेंगे कैसे? क्योंकि इस एक घटना ने यह बताया है कि मुसलमानों के मन में इस देश को लेकर बेहद घृणा है, बेहद नाराजगी है। आपको इस देश के लोग अपने महसूस नहीं हो रहे। तो अतिकुर रहमान साहब जैसा पढ़ा लिखा जहीन व्यक्ति इस चुनौती का मुकाबला किस तरीके से करेगा, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। कैसे विश्वास करेगा समाज? डॉक्टर साहब ये बहुत बहुत पेनफुल है कि आप कैसे उभरेगा। मैं पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को, हमको कोई साथ ना मिले, जब तक कि हमको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिले कि हम अपने यूथ को बचा सकें। मैं नहीं समझ रहा हूं कि मेरे पास कोई अल्फाज है इसके लिए सफाई पेश करने के लिए, लेकिन हमारी कम्युनिटी फेल हो गई। इस बात को मुझे मानने में कोई देखो रहमान साहब स्वयं में पीड़ा के साथ में कि वाकई हम कहीं ना कहीं फेल हो गए। लेकिन मैं आना चाहता हूं रत्नाकर सिंह जी के पास। क्या इस बात की खुशी में है कि देखो हमने इस्लाम मतावलंबियों को बेनकाब कर दिया, या इस नाकामी पर शर्मिंदा हैं कि हमारे मजबूत हाथों के होते हुए, हमारे मजबूत तंत्र के होते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया? क्या महसूस कर रहे हैं रत्नाकर जी आप? देखिए हिमांशु जी, इसमें कोई खुशी वाली बात तो है नहीं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी सभी जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहरी संवेदना जो है प्रकट करती है। और संकट के इस समय उनके परिवार के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी। निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही निंदनीय है।
लेकिन जहां तक मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह से पहले भी इक्का दुक्का जो घटनाएं हुई हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर ने और रक्षा मंत्री जी ने, तीनों लोगों का बयान है, आपने सुना होगा। जी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमने पहलगाम में आतंकियों ने जो हमला किया था, हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, उसी तरह से हम जो है इस बार के आतंकी जो हमला किए हैं उनको खोज निकालेंगे, उनको कब्र में दफन करने का भी काम करेंगे। तो ये सरकार जो है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती है, और इस तरह के जो कायराना हरकत जिन्होंने किया है उनको नेस्तनाबूद करने का और उनको खोज निकालने का काम जरूर करेगी हमारी जांच एजेंसियां, बिल्कुल करेगी। रतनाकर जी, माफी के साथ आपसे बात करना चाहूंगा थोड़ा। वो आपने फिर से अपनी बड़ाई चालू कर दी। पहलगाम का हमला हुआ, देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। आज तक देश ये समझ पाने में नाकाम है कि ऑपरेशन सिंदूर बीच में क्यों रुक गया। आपने कहा हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, पड़ोसी को सबक सिखा दिया था, पड़ोसी ने गुहार की तो हमने रोक दिया। गुहार किस आधार पर मानी आपने? क्या उसने आश्वस्त कर दिया था कि अब आपके यहां पर कोई आतंकी हमला नहीं होगा? तो क्या रत्नाकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता, आज इस कार्यक्रम में कहने की स्थिति में कि ये जो भी आतंकी हमला हुआ है वो देश में बैठे हुए लोगों का है, इसमें पाकिस्तान का या पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों का कोई हाथ नहीं है? क्योंकि आप तो सबक सिखा चुके थे। आपने तो ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोका ही इसलिए था कि आपका उद्देश्य पूरा हो गया था। अगर आपका उद्देश्य पूरा हो गया था तो फिर यह हमला क्यों हुआ? और अगर यह हमला या तो केवल देश के लोग दोषी हैं या आप दोषी है कि आपने बीच में ही रोक दिया, क्या कहते हैं रत्नाकर जी, कौन दोषी है? देखिए हिमांशु जी, इस पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है और मैंने स्पष्ट तौर से कहा है कि आतंकवादियों के मन में डर पैदा करना चाहिए। जो दुश्मन देश है पाकिस्तान हमारा, उसके मन में डर पैदा, और पिछले 11 साल में हमने वो बखूबी काम किया है। पिछले 6 और हमारी एजेंसियों ने भी बखूबी काम किया, हमारी सेना ने भी बखूबी काम किया है। यह वार जो रुका, निश्चित रूप से हमने अपने चर्चा में यह कहा आपको कि हमारा जो मकसद था उन आतंकी ठिकानों के मुख्यालयों को ध्वस्त करना, आतंकियों को ध्वस्त करना, मसूद अजहर के परिवार को जो मार गिराना, तो ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाती हैं कहीं ना कहीं कि हमने उस जो है हमले का बदला लिया। ये हमारी ये कैसा बदला लिया? बदले का बदला करा दिया आपने। जैश ए मोहम्मद के चीफ है मसूद अजहर, उनकी बहन सादिया अजहर, उस सादिया अजहर के साथ जुड़ी हुई थी शाहीन, जिनको गिरफ्तार किया गया है। वो सादिया अजहर के पति यूसुफ अजहर मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। तो आपने पहलगाम का बदला लिया यूसुफ अजहर को मार के, और सादिया अजहर ने बदला ले लिया 12 लोगों को लाल किले के मेट्रो स्टेशन पर मरवा के। बदले बदले के लिए रह गया देश। रत्नाकर जी, देखिए हिमांशु जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, और कहीं ना कहीं कोई भी देश हो, चाहे वह अमेरिका हो, इजराइल हो या भारत हो, जो खुफिया एजेंसियां होती हैं वो 100% हर साजिश को नाकाम करने की क्षमता नहीं होती। 1-8% तो उनमें एरर होता है। और वो एरर कब होता है? वो एरर तब होता है जब देश में बैठे लोग जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, वो जब आतंकियों से, दूसरे देश के आतंकियों के साथ मिल जाते हैं, इस तरह का घटना का अंजाम जरूर देते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, 2 मैं उदाहरण भी देना चाहता हूं यहाँ पे। अमेरिका में देखा कि FBI और मोसाद जैसे, इजराइल में मोसाद और अमेरिका FBI जैसे खुफिया एजेंसियां भी कभी कभी नाकाम हुई हैं। और आपने देखा कि ट्रंप के ऊपर जो है किस तरह रत्नाकर जी, मामला अभी खुफिया एजेंसियों की नाकामी का तो है ही नहीं। इस पर तो हम रामनिवास जी से बात करेंगे। खुफिया एजेंसी नाकाम हुई या सफल हुई, वह सवाल अलग है। अभी तो आप कटघरे में हैं ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ही रोकने को लेकर। आपकी दलील ये थी ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कि दुश्मन जो है वो गुहार लगा रहा था, और उसकी गुहार पर एतबार करके आपने ऑपरेशन सिंदूर रोका। आज आप इसे अपनी गलती मानते हैं, आप इसे आज अपनी चूक मानते हैं, आज इसे आप अपनी रणनीतिक विफलता क्या मानते हैं कि हमने उसे पूरी तरीके से खत्म किए बगैर जो बीच में ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, उसकी कीमत हमने इस प्रकार के हत्याकांड के रूप में चुकाई, इस आतंकी हमले के तौर पर चुकाई। सवाल यह है रत्नाकर जी आपसे, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हिमांशु जी,
निश्चित रूप से जिस तरह से हमने बदला लिया था और जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद किया था, आतंकी फिराक में हमेशा रहते हैं कि हम इसका बदला लें और कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना का अंजाम दे जिससे कि भारत की छवि को डेंट पहुंचे। और मैं बता दूं, हमारी एजेंसियों ने, हमारी सेना ने पिछले 6 महीने के दरमियान 22 ऐसे साजिशों को नाकाम करने की कोशिश किया। मैंने आपको बता रहा था कि 99% जो है, मैं 1% रत्नाकर जी हमारी बात के साथ इत्तेफाक नहीं रख पा रहे, मजबूरी है, वो जिस पार्टी के प्रवक्ता है। एजेंसियों पर बात करने के लिए रामनिवास जी हैं, कुशाग्र पुलिस अधिकारी रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आपका देश के साथ कमिटमेंट था दुश्मन को सबक सिखाने का, और आपके अनुसार आपका दावा यह था कि दुश्मन ने वादा कर दिया इसलिए हमने रोक दिया। वादा तो निभाया नहीं गया। पर रामनिवास जी के पास आते हैं, और रामनिवास जी कई हिस्सों से आवाज आ रही है। अमित शाह के संदर्भ में सवाल है, सवाल क्या है, टिप्पणी भी है, विफल गृह मंत्री हैं। आपका नजरिया क्या कहता है? जिस देश की सुरक्षा एजेंसियां 2900 किलो विस्फोटक पकड़ पा रही हैं, सिलसिलेवार आतंकी हमलों की घटना को घटित होने से पहले रोक पा रही हैं, और तमाम स्तर पर धरपकड़ के बाद जो उसमें संलिप्त है वो आखिरी हथियार खुद को विस्फोटक के साथ उड़ा लेने का कर रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं आप? चूक गई सुरक्षा एजेंसियां, या सुरक्षा एजेंसियां एक बड़े हादसे को रोक पाने में कामयाब रही? 12 लोगों की मौत दुखद है, पर यह 1200 भी हो सकती थी और 12,000 भी हो सकती थी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो घटना हुई दुखद, वो जो भी इसमें जिन्होंने अपना जीवन खोया उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है उसमें तो हम कह सकते हैं कि वो 100% अपने काम में सफल रही, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने आगे जो प्लॉट था एक पूरा, जो जम्मू कश्मीर से चला, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, लेकिन फिर जिसको कहें कि वो पूरा जिसमें कि फिदाइन टाइप का उसने अपना वो किया, और उसमें 12 लोग जो मारे गए, संख्या और भी ऊपर नीचे हो सकती क्योंकि घायल भी है। इसमें जो एक चीज पूरे देश के प्रति वो है तो ये है कि जिसमें कि कहें कि हमको अपना पूरे देश में बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन जरूर सुधारना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बेसिक ये सुरक्षा एजेंसियों का काम या आर्मी का काम या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का काम वो अलग है। जब तक हम बेसिक पुलिसिंग, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालेंगे, सुधारेंगे, उसमें प्रतिदिन गिरावट हो रही है। और उसी के कारण ये जो है फिर हमको जो है हमारी जो जिसको कहे कि तोप, जहाँ की सुई का काम होता है वहां तोप को लेके आना पड़ रहा है। तो इस पर देश को जरूर विचार करना पड़ेगा, और मेरे विचार से जो राजनीतिक दल हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी आजकल ना वो इसमें देखेंगे। अच्छा रामनिवास जी, एक बात बताइए मुझे जो आपसे जानने में दिलचस्पी है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, ये आतंकी हमला है सुनियोजित या आतंकी हादसा? ये एक हादसे के तहत घटना घटित हो गई, या यही हमला करना था और वो हमला हुआ? इसमें जरा द्वंद्व है, इस पर थोड़ा रोशनी देंगे। आतंकी हमला है क्योंकि उन्होंने बड़ा करने की कोशिश की, जो कि सुरक्षा एजेंसियों ने बचाया, लेकिन वो फिर भी सफल हो गए। कि मतलब जिसमें कि एक तरफ से अंतिम छोर पे पहुंचने के बाद भी उन्होंने इतना उनमें ये था कि अपना एक डिटर्मिनेशन था कि उन्होंने फिनाइन तरीके करके और एक मैसेज जो दिया, और मैसेज भी ये है कि लाल किले के सामने यदि कोई घटना करते हैं तो वो एक मैसेज है पूरे संसार के लिए भी, देश के लिए भी और सबके लिए, कि ये घटना यदि भलसवा में हो जाती है, घटना यदि नोएडा के किसी कोने में हो जाती है, घटना फरीदाबाद में होती है, घटना कहीं रोहतक में होती है, तो इसका कोई इतना असर नहीं था। घटना उन्होंने लाल किले के सामने की है। तो ये क्लियर कट, हमको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये उन्होंने जो अपनी प्लान बनाई, उनकी जो सेकंड ऑप्शन था कि भाई पूरी प्लान सफल नहीं हुई तो जो दूसरे या तीसरे लेवल पर जो भी करना चाहते थे वो कर दिया उन्होंने। मैसेज पूरे संसार में उन्होंने दिया, पूरे देश में भी दिया, और वो जो है उस काम में। अच्छा, तो अब एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं, फिर अजय जी के पास चलूंगा। आतंकियों ने अपना संदेश संसार को दे दिया, हम क्या करें? संदेश को सुनकर चुपचाप बैठे रहें? संदेश को सुन के उसका तो नतीजा तो देना ही पड़ेगा। अब तो ये है कि
जिसमें कि कोई उसका तो मुद्रा है ही नहीं, सरकार को भी और स्थानीय प्रशासन को भी और देश की राज्य सरकारों को भी इसका नतीजा तो देना पड़ेगा, उसमें तो कोई दो संदेह ही नहीं है। लेकिन मेरा इसमें एक ही निवेदन है कि नतीजे से पहले कि हमारी जो रेडीनेस रहती है वो सरकारों के जो आजकल क्या है कि आईटी सेल है या दूसरे सेल है वो तो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो जिसमें कि कहीं गश्त होती है, एक सामान्य बीट पुलिसिंग होती है या जो सामान्य चीजें होती हैं जो वो उसके अंदर जो गिरावट है, या जमीनों के भी जैसे हम रेवेन्यू में भी देख लें या प्रसार इसमें हेल्थ में भी देख लें, वो सरकारों को प्रत्येक सरकार को, इसमें यह नहीं कि भारत सरकार सब जगह काम नहीं कर सकती, प्रत्येक सरकारों में उसमें प्रत्येक माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वो जो आजकल प्रशासनिक अधिकारी भी हैं उनको ये जिम्मा लेना पड़ेगा, ताकि जनता का ये, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पे भी फेलियर है कि और इसमें समाज का भी फेलियर है। मैं जैसे हमारे जो अतीकुर रहमान साहब हैं उन्होंने जिम्मेवारी ली है और ये विचार की लड़ाई है, ये विचार की लड़ाई कोई अभी खत्म नहीं होगी, ये विचार की चीज है, वॉर ऑफ सिविलाइजेशन, और ये विचार की लड़ाई आज ही बंद नहीं होगी। यूरोप में देख लें चाहे अफ्रीका में देख लें, पाकिस्तान इसमें मानने वाला नहीं है, उसको सपोर्ट पूरा अमेरिका ने दे ही दिया है वो, क्योंकि जब अमेरिका का सपोर्ट है तो डबल तरीके से उस पर उसको जो है डबल डोज मिल गई है उसको, इसलिए उसको विचार के स्तर पर उसमें विचार के स्तर पर भी देखने की जरूरत है, ये रामनिवासी का कहना है। लेकिन मेरे साथ में मौजूद हैं अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, इस पूरे घटनाक्रम को बतौर जहीन पत्रकार आप कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक समस्या के तौर पर देख रहे हैं, सुरक्षा चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, सामाजिक समस्या के तौर पर देख रहे हैं, या कुल मिला के हर व्यक्ति इस कोशिश में है कि मैं ऊंचा कैसे दिखूं, इसमें देख रहे हैं? नहीं हिमांशु भाई, ये देश के लिए एक दर्दनाक घटना है और निश्चित रूप से इस घटना की निंदा की जानी चाहिए। यह वास्तव में मैं रामनिवास जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं और उसके आगे कहता हूं कि हमारी वहां की पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे से एक्ट किया, जो वहां पे मौके पे थी उसने टाइमली रिस्पॉन्स किया। लेकिन यहां पर सवाल है एजेंसियों पे भी सरकार पे भी, इसलिए क्योंकि ये मनोबल बढ़ा क्यों? आप टाइमलाइन देखिए, 17 अक्टूबर को कश्मीर में उसके पोस्टर लगते हैं जगह जगह जी। पुलिस पूरी देखती है, सुरक्षा बल देखते हैं, सब देखते हैं। क्यों नहीं इमीडिएट उस पर एक्शन ले लिया गया? यदि ले लिया गया होता तो पूरा नेटवर्क बस्ट हो जाता जी। लेकिन उसका इंतजार किया गया, शायद उन्हें तैयार करने के लिए या किस चीज के लिए समझ में नहीं आता है। दिन चुना गया एक ऐसा कि जो कहीं चुनाव है, कहीं उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या है, इस्लामोफोबिया का जो एक फैलाया जाता है वह भी हो। जैसा कि आपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, मुस्लिम आतंकवाद, अब हमें यह कहना पड़ रहा है, यह हमारे लिए दुर्भाग्य है। मुस्लिम आतंकवाद नहीं होता, हिंदू आतंकवाद नहीं होता, सिख आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है और उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। अब यहां पर आता है कि क्या यह पहली घटना है? तब हम देखते हैं 2014 से लेके, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे पठानकोट हो, पंपोर हो या कोकरीझार हो, उरी हो, नगरोटा हो, भोपाल उज्जैन ट्रेन हो, अमरनाथ यात्रा हो, पुलवामा हो, सुकमा हो, राजौरी हो, या जो जिस तरह पहलगाम हो और अब रेड फोर्ट, इतनी घटनाओं के बाद भी हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे कहा, गिड़गिड़ाया, हमने कहा नहीं नहीं ठीक है। मतलब एक कायर बदमाश देश जिसे हम आज से नहीं 1947 से जानते हैं कि वो किस तरह की हरकतें कर रहा है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमने ये कर दिया। मुझे आता है जो आतंकी था जिसने कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा था, भारतीय जनता पार्टी ने इसे श्रीनगर में टिकट दिया था। इसके अलावा तारिक अहमद मीर, भारतीय जनता पार्टी ने इसे विधानसभा का टिकट दिया था। तालिब हुसैन, जिसने अमरनाथ यात्रा में बम विस्फोट की पूरी साजिश रची थी और सब किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां का जिले का प्रमुख बनाया था। अब आप सोचिए, और ये कोई ऐसा नहीं था कि नए हो, ये जेल भी काटे थे,
तमाम चीजों में पकड़े गए थे, सब कुछ था। क्यों इन आतंकवादियों को पनाह दी जाती है? मुझे आज एक चिट्ठी याद आती है, मैं दिखाना भी चाहूंगा। जी। वो चिट्ठी सरदार पटेल को लिखी थी, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, हमारे जो पहले राष्ट्रपति हुए, उन्होंने 15 मई 1948 को चिट्ठी लिखी थी और लिखा था उसमें कि मेरी जानकारी में आया है कि आरएसएस के लोग दिल्ली में इकट्ठे कर रहे हैं जो मुस्लिम जैसे दिखते हैं या मुस्लिम वेशभूषा के लोग हैं, और उनको इकट्ठे करके वो 15 जून को यहां पर सांप्रदायिक दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। सरदार पटेल ने 18 मई 1948 पे इसको जवाब दिया कि हमें ये बहुत संजीदा है, मुझे भी सूचना मिली है, हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और नतीजा ये होता है कि 15 जून को घटना होती है, लेकिन पुलिस एक्टिव होती है, रोका जाता है, लेकिन फिर भी घटना हो जाती है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, यहां पर भी हमें 17 अक्टूबर को पता था कि इस तरह की घटना का पोस्टर जब लगा है, तो हमने तत्काल सारी प्रायोरिटी के साथ उसे एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारे गृह मंत्री, जिनके अंडर में जम्मू कश्मीर भी आता है और दिल्ली भी आता है, वो चुनाव में व्यस्त थे। हमारे प्रधानमंत्री दूसरे कामों में व्यस्त थे। साहब, देश के लिए सोचने का जो काम था और आतंकवाद को एक कड़ा जवाब देने का जो काम था, वो राजनीतिक तौर पे था। हमारी एजेंसियों ने अच्छा काम किया है, मैं एजेंसियों को नहीं कहूंगा, एजेंसियों ने अपने सारी रिपोर्ट्स भेजी हैं, और इसके बाद में यह हालात होते हैं, ये घटनाएं होती हैं। दोषी कौन है? राजनीतिक सत्ता क्या रोक रही थी या वो नहीं, मैं चाहती? रोकता हूं अजय शुक्ला जी। आप क्या कह रहे हैं कि 17 अक्टूबर को पता चला, क्या किया एजेंसियों ने? जानकारी आ रही है कि आतंकियों की कोशिश तो पूरे देश में 200 स्थानों पर यह विस्फोट करने की थी। केवल एक स्थान के साथ जो इसका सूत्रधार था, उसने अपने आप को खत्म कर लिया, फिदायीन हमले में तब्दील कर लिया अपने आप को। क्या 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी, 199 स्थानों पर धमाके से रोकने की सफलता को अजय शुक्ला पर्याप्त नहीं मानते? एक सवाल तो यह है, और दूसरा आपसे सवाल यह है, क्या आप नहीं मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा अगर साहसिक कदम उठाया गया था, तो उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचने से पहले रोका नहीं जाना चाहिए था? उसे आप चूक मानते हैं, या 17 अक्टूबर के बाद जो कार्रवाई हुई उसे आप अपर्याप्त मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी उस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक ले जाना चाहिए था। जी मसूद अजहर इस दुनिया में नहीं बचना चाहिए था। जी आपने वहां पर जहां भी आपने 11 जगह बताई कि आपने वहां अटैक किया, आप मुझे बताइए मसूद अजहर मारा गया, जो ओरिजिनल आतंकी थे वो सब सुरक्षित हैं, उनके परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, उनके ये मारे जा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे मारे गए, 4 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, क्या वो आतंकी थे? नहीं थे। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको मसूद अजहर, जिसको खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में छोड़ा गया था, जसवंत सिंह छोड़ के आए थे, यही अजीत डोभाल उसकी डीलिंग कर रहे थे, और इत्तेफाक से उस समय मैं अमृतसर में अमर उजाला अखबार का ब्यूरो चीफ हुआ करता था, वहीं पर उसमें विमान में तेल भरा गया था और 50 मिनट तक विमान वहां था। सेना चाहती वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर सेना का कैंप था, सब कुछ था, रोका जा सकता था। यदि वहां हमने यह सरेंडर न किया होता, तो शायद हमें यह सरेंडर ऑपरेशन सिंदूर वाला न करना देश पड़ता। इससे कब उभरेगा? अगर हमने ये ना किया होता, अगर नेहरू ने ये नहीं किया होता, अगर पटेल ने ये नहीं किया होता, अगर गांधी जी ने ये नहीं किया होता, अजय शुक्ला जी ने कहा अगर हमने उस समय पर मसूद अजहर को ना छोड़ा होता, सरेंडर नहीं किया होता। पर हम अभी तो वर्तमान पर हैं। वर्तमान के संदर्भ में अपनी चर्चा को फिर रहमान साहब आपके पास लेके आना चाहता हूं। उभरेंगे कैसे इससे? क्या एक बार फिर लोगों को विकल्प दिया जाए, जिनको पाकिस्तान इतना भा रहा है, सीमाएं खोल दी जाए, वो पाकिस्तान में अपना भविष्य देखा जाए? देश में एक वातावरण बन रहा है, देश में इस बात को लेकर बहुत बड़ा वर्ग है जो गुस्से के साथ है कि ये लोग यहां क्यों रह रहे हैं।
कैसे उभरेंगे इससे अतीकुर रहमान साहब? सवालों की अनदेखी करने से सत्य मर तो नहीं जाएगा। जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उन्हें जानेंगे तो शायद मुकाबला भी कर पाएंगे। आप जैसा संजीदा व्यक्ति साथ में है, उम्मीद करता हूं इस सवाल को अन्यथा लिए बगैर इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेगा। क्या कहते हैं अतीकुर रहमान साहब? डॉक्टर साहब, जिस पाकिस्तान की बार बार हम बात कर रहे हैं, जरा अंदाजा लगाइए कि पहलगाम के बाद में यही पाकिस्तान और सिंदूर ऑपरेशन के बाद में इसका चीफ अमेरिका जाता है और ट्रंप साहब को नॉमिनेट करने की बात करता है नोबेल पीस प्राइज के लिए जी। और वही वहां का प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को बार बार चुनौती देता है। तो देखिए, पाकिस्तान का टेररिज्म से लगाव, उसका पूरी तरह से टेररिज्म में लिप्त होना, फिर हमारे ही दोस्ताना ताल्लुकात अमेरिका से होना, कुछ बात हजम नहीं होती। अलबत्ता आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वो बहुत अहम है कि आखिर हम कैसे उभरेंगे इस चैलेंज के साथ। जी डॉक्टर साहब, मैं हो सकता है कि मैं थोड़ा सा गलती कर जाऊं, माफी चाहता हूं उसके लिए पहले से। सारा एंगल जम्मू एंड कश्मीर की तरफ हमको लेकर जा रहा है। जितनी भी डॉट्स हैं वो जोड़े तो जम्मू एंड कश्मीर से हमको जुड़ते नजर आ रहे हैं। वो जम्मू एंड कश्मीर जहां पर आपने 370 खत्म करके देश को यह आश्वासन दिया कि 370 के साथ साथ में और देश के टुकड़े कर देने के साथ साथ में उसका स्टेटहुड लेने के साथ साथ में आतंकवाद के ऊपर बहुत बड़ा एक हमला कर रहे हैं। क्या वही आर्ग्यूमेंट फिर से हम दे सकते हैं आज की तारीख में? नहीं दे पाएंगे। सेकेंडली, इसका हल मैं सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से चाहता हूं डॉक्टर साहब, और बहुत ही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है भारत सरकार के साथ, जब तक कि हम डायलॉग विद ऑल पीपल कंसर्न इंक्लूडिंग एवरी मुस्लिम लिविंग इन अवर कंट्री, हर मुसलमान, हर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ में आप डायलॉग नहीं करते हैं, आप अगर मस्कुलर पॉलिसी को ही सोल्यूशन समझते हैं, तो मैं समझता हूं हमारे इंटेलेक्चुअल्स का आर्गुमेंट आपकी मस्कुलर पॉलिसी को नहीं भाता है। तो कुल मिलाकर डायलॉग की जरूरत बता रहे हैं अतीकुर रहमान साहब। रत्नाकर सिंह जी, इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या संवाद से समाधान की कोई राह सूझती है? और दूसरी बात जो अतीकुर रहमान साहब उठा रहे हैं उसका उत्तर तो रत्नाकर सिंह जी आपको देना चाहिए। आतंक की जड़ आप धारा 370 बताते थे, 7 साल हो गए, अभी भी आतंकी हमला है, कश्मीर से जुड़ा हुआ है। धारा 370 के खात्मे के साथ आतंकी घटनाओं को खत्म करने का दावा तो पूरा नहीं हुआ। क्या कहते हैं रत्नाकर जी? गहराई को बहुत तरीके से समझते नहीं क्या? इतना सतही समझा था, इधर हमने संसद में बोला धारा 370 खत्म, उधर से आतंक खत्म। हिमांशु जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा आपकी जरूर बातों का जवाब देने के लिए, और साथ में अजय जी की बातों का जवाब देने के लिए, जो एक कांग्रेस प्रवक्ता की जगह पे अपनी बातें जो है उनकी तरह रख रहे थे, उनके बाद जवाब देने का मुझे समय दीजिएगा। जरूर थोड़ा सा जरूर बीच में आपका अधिकार है। प्रश्न पूछ लीजिएगा, बातें मेरी जब पूरी हो जाएंगी उसके। देखिए, आप कह रहे थे कि इस तरह की परिस्थिति जो है हो रही है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि डायलॉग जो है होना चाहिए। मैं डायलॉग के पक्ष में रहता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन डायलॉग से अगर चीजें बनती नहीं है, बिगड़ती हैं और सिचुएशन वर्स्ट होता जाता है, तो निश्चित रूप से वहां पे मस्कुलर पावर जो है, जैसा कि अभी अतीकुर रहमान जी कह रहे थे कि मस्कुलर पावर दिखाना पड़ता है। और आप अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को देखना चाहते हैं और यूपीए के शासनकाल को देखना चाहते हैं, तो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण आपको रखनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि यूपीए शासनकाल में कितने आतंकी हमले हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने आतंकी हमले हुए और कितने लोग मारे गए। ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से ही आप समझ पाएंगे कि ये आतंकवादी गतिविधियां किस तरह से कम हुई है और हमने जैसे को तैसा जवाब दिया है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े हैं जो बता देना चाहता हूं। अभी अजय भाई भी कह रहे थे, देखिए 2004 से और 2014 ये संसद में दिए हुए आंकड़े हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2004 से लेकर के और 2014 में
आतंकवाद को पूरा पनपने का काम, जगह देने का काम जो है कांग्रेस की पॉलिसियों ने किया है। और इस देश में तकरीबन 615 लोग मारे गए हैं इस पिछले नहीं, यूपीए शासनकाल के 10 साल के दौरान, और 2006 लोग घायल हुए हैं। आज की परिस्थिति अगर देख सकते हैं तो गिने चुने आतंकी हमले हुए हैं, और उन आतंकी हमलों में एक भी आदमी अगर मारा जाता है तो हमारा नागरिक है, उसका हमें पूरा दुख है। लेकिन कितने लोग मारे गए हैं वो भी जरा आंकड़ा, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं वो भी बता देंगे, वो बहुत रिसर्च करके आए भारतीय जनता पार्टी के बारे में। इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, चाहे 2006 के हुए, 2008 के हुए, चाहे 2011 के हुए। सारे आतंकी हमलों में यूपीए की सरकार ने क्या काम किया? इन आतंकवादियों को रोकने के लिए, इनके मंशों को नेस्तनाबूद करने के लिए पाकिस्तान को इन्होंने डोजियर दिया। अपने जो मंत्री लोग थे उनका मंत्री लोगों को बदल देने का काम किया। लेकिन हमने क्या किया? अभी गृह मंत्री जी का कल का ही स्टेटमेंट आपने सुना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि जो आतंकी इसके पीछे हैं उनको कब्र में दफन करने का काम मैं करूंगा। ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये दिखाती है। और यही इच्छा शक्ति है कि आज भारत देश में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और ये सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आज लोग फ्रीली घूमते हैं। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर का दौर यूपीए शासनकाल में भी लोगों ने देखा और आज भी देखा, मैं मानता हूं आतंकी हमला हुआ है, लेकिन तभी के आतंकी हमला की घटनाओं की संख्या, मरे हुए लोग, घायल हुए लोग, और आज के आतंकी हमले की संख्या, मरे हुए लोग और घायल हुए लोग के बारे में ये देख लीजिए। मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं रत्नाकर सिंह जी, सामान्य परिस्थितियों में आप अपनी उपलब्धियों का बखान करें, सराहना करें तो समझ में आता है, पर लोग आप पर भरोसा करके अपनी जान गंवा बैठे, उस समय तो कुछ शर्मिंदगी का भाव रखिए। आप पहलगाम को कैसे भूल जाते? लोगों ने तो आप पे ही भरोसा किया था, इसीलिए तो पहलगाम की सूनी घाटी आबाद हुई थी। वो जो पर्यटक गए थे वो भरोसा किस पर किए थे? नरेंद्र मोदी जी पर। वो भरोसा किए थे अमित शाह जी पर। एक भरोसा है, वो भरोसा कहीं ना कहीं आहत हुआ था, उसके संदर्भ में कुछ तो शर्मिंदगी का एहसास रखिए। आप बोल रहे हैं लोग निश्चिंतता के साथ घूम रहे हैं, लाल किले के नज़दीक जो लोग थे वो भी आप पर भरोसा करके ही मौजूद थे। घटना हुई है, कहीं ना कहीं उस भरोसे को ठेस पहुंची है, उसका एहसास रत्नाकर सिंह जी जैसा संजीदा प्रवक्ता भी नहीं रखेगा तो हम बाकी से क्या उम्मीद करेंगे? रत्नाकर सिंह, ये समय तो कम से कम उपलब्धि के बखान का नहीं है। इस समय तो केवल इस विषय पर बताइए जो आपसे अपेक्षित है कि इसका प्रतिकार कैसे होगा, और वस्तुतः प्रतिकार होगा या बीच में ठिठक जाएंगे। पहलगाम के हमले के असल दोषी पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, उससे पहले आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया था रत्नाकर जी। जवाब नहीं मिला था हमको कि जिन्होंने गोलियों से भूना था उनके मारे बगैर ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुक गया? तो इसलिए उत्तर अपेक्षित है रत्नाकर जी। उम्मीद है अजय शुक्ला जी से आपकी नाराजगी अपनी तरफ, उनके तर्कों के संदर्भ में आपकी असहमति अपनी तरफ, लेकिन यह सवाल तो आम भारतीय का है, आम नागरिक का है। इन सवालों की अनदेखी करके आप कहां जाएंगे? देखिए हिमांशु जी, मैं आपके प्रश्न का पूरा उत्तर देता हूं, फिर आप अगला प्रश्न पूछिएगा। और प्रश्न जो है वो मैं जो तर्क दे रहा हूं उससे बिल्कुल संबंधित है। लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम लोगों के भरोसा पे खरा उतरने की पूरी चेष्टा करते 100%, लेकिन त्रुटि 1% कहीं न कहीं हो जाती। और ये सिर्फ भारत देश से संबंधित नहीं है, मैं अन्य देश जो है उन देशों में भी इस तरह की त्रुटियां होती हैं जो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित मानती हैं कि हम चारों तरफ दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी मानते हैं कि हमने अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर लिया है। आपको हमास में 7 अक्टूबर 2023 की घटना भी आपको याद होगा। हमास ने जब इजराइल पे सैकड़ों हजारों बमबार्डिंग की थी और 1200 लोग मारे गए थे, वहां पे भी चूक थोड़ी सी हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि 99% हमने आपको आंकड़ा भी बताया कि पिछले 6 महीने में। रत्नाकर जी, बीच में माफी चाहता हूं हस्तक्षेप करने के लिए। उदाहरण आपने बहुत ही सुंदर दिया है, बहुत ही तार्किक दिया है, उसकी सराहना करता हूं, लेकिन आपने अधूरे में रोक दिया। अगर हमास ने हमला किया तो अमेरिका कहता रह गया, पर इजराइल रुका नहीं।
जब तक हमास को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने तक की स्थिति में नहीं आ गया। आप बीच में रुक गए, यहीं से सवाल खड़ा हुआ, यहीं से कहीं ना कहीं असहमति आई, यहीं से कहीं ना कहीं खिन्नता आई। बात पूरी कीजिए। प्रश्न का जवाब पूरा लीजिए। आपका प्रश्न ये है कि जिन्होंने भरोसा किया हमारे ऊपर, वो भरोसा टूटा कैसे? प्रश्न का उसका जवाब यही मैं दे रहा था कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, सबका कोट मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, लेकिन 99% क्या है हमने, लेकिन कहीं ना कहीं 1% जो देश में बैठे लोग, जो गद्दार लोग हैं, उनकी मिली भगत से इस तरह की घटनाओं का अंजाम जो है दे दिया गया। और ये हमारे साथ, हमारे जैसे देश के साथ ही नहीं हुआ है, ये अमेरिका के साथ भी हुआ है, ये इजराइल के साथ भी हुआ है, जो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत ही सुरक्षित होने का दावा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से अगर इस तरह की चूक हुई है तो उस चूक में हम फाइंड आउट करेंगे कि वो लूप होल जो है वो अगली बार ना हो, और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे नागरिक जो है इस तरह की घटनाओं का खामियाजा ना भुगते, और जो भी कल्प्रिट इसके पीछे है उसको आने वाले समय में हम निश्चित से उसको जवाब देने वाले हैं। ये आप भी जानते हैं, ये जवाब देने वाले हैं। पर मैं राम निवास जी आपके पास एक आखिरी सवाल के लिए आना चाहता हूं। इस हमले को विफलता के तौर पर देखें या सफलता के तौर पर देखें? विफलता ये कि एक हादसा हो गया, सफलता ये कि तैयारी तो 200 जगहों पर थी, 199 जगह पर नहीं हुआ। क्या एक विफलता के चलते वो 199 जगहों पर हमला रोक दिया गया, उसके लिए सरकार को नहीं सराहा जाएगा, उसके लिए एजेंसी को नहीं सराहा जाएगा? क्या उसके लिए अपने तंत्र की सराहना नहीं की जाएगी, इसलिए कि एक जगह तो हादसा हुआ? ये देखिए कि डॉक्टर साहब, इसमें जो एजेंसीज हैं और पुलिस है, प्रशासन है और सरकार है, उसमें पूर्ण रूपेण वो एक तरीके से उनके लिए सफलता है, क्योंकि 370 खत्म किया, उसका रिपरकशन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आना था और वो आया भी, और आगे भी इसकी घटनाएं छुटपुट होंगी। अमेरिका भी, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि जो मुस्लिम समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस मुद्दे को उठाए, सामने आए, उसमें इस्लामी फोबिया बढ़े। तो वो उस बारे में वो भी प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जैसे अभी 17 अक्टूबर को जो पोस्टर हुए, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने किया, जो फिर हरियाणा पुलिस ने किया, इन सभी एटीएस की जो इकाइयां इन्होंने किया, वो सराहनीय काम है। और गुजरात पुलिस ने भी किया, क्योंकि इसमें समय लगता है, कोई इस प्रकार से नहीं कि एक कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए। और फिर जो फिदायन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यदि किसी को अपनी जान देकर कुछ करना ही है तो फिदायन हमले का देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, वो उसने तय किया और वो कर दिया। इसमें मैं पूर्ण रूपेण जो सरकार की भी और एजेंसीज की एक तरीके से सफलता मानते हैं। पर मैं अजय शुक्ला जी आपसे एक आखिरी मसले पर टिप्पणी चाहता हूं, जहां से कार्यक्रम की शुरुआत मैंने की थी। 8 डॉक्टर इस षड्यंत्र में प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सेदार रहे। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको मार दिया जाए, उनको सजा दी जाए, कब्र में गाड़ दिया जाए, ये सब डायलॉग तो अच्छे लगते हैं, पर क्या अजय शुक्ला इत्तेफाक रखते हैं कि सबसे पहले तो ये खोजा जाए कि इतने पढ़े लिखे लोग भी ऐसे जघन्य हत्याकांड में शामिल होना गर्व की बात समझ रहे हैं? वो कैसे हो रहा है, इसको खोजा जाए। प्रहार करने की जरूरत दरअसल इस पर है। इस पर अजय जी कोई दृष्टि आपकी है? छोड़िए भाजपा कांग्रेस को, छोड़िए पटेल जी को और नेहरू जी को और मोदी जी को और अमित शाह जी को, इस संदर्भ में अजय शुक्ला जी का कोई नजरिया है? बिल्कुल है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की यही नीति है, और हमारे विदेश सचिव ने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली, और उसमें यही कहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के अंदर जो अमन चैन बन रहा है, जिस तरह से मुसलमान और सारे ये हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी पे और हमारी हार्मोनी पे हमला करना है, और इसके लिए वो पूरा मॉड्यूल तैयार कर रहा है। मेरा यही कहने का अर्थ है कि हमारी सरकार को उसकी जड़ खत्म कर देनी चाहिए थी जब ऑपरेशन सिंदूर किया था।
लेकिन हमारी सरकार उस जगह जो सरेंडर कर गई वही हमारे लिए निश्चित रूप से दुखद हो गया, जिसका परिणाम आज हम दिल्ली में भी देख रहे हैं और इसके पहले हमने इसका परिणाम पठानकोट में भी देखा था, जब सैयद सलाउद्दीन ने वह कांड किया था और उसके बाद भी हमने उस पर कार्रवाई नहीं की। तो ये अजय जी का नजरिया, लेकिन इस बातचीत का निचोड़ 2-3 रूपों में निकल कर आता है। सबसे पहली चुनौती तो इस देश के मुसलमानों के सम्मुख है कि वो अपने क्रियाकलापों से, अपने तौर तरीकों से समाज में ये विश्वास पैदा करें कि वो वस्तुतः इस देश के लिए और इस देश के हैं और इस देश के बहुसंख्यकों के साथ रहने के लिए हैं। इसके लिए नहीं कि इस देश में केवल वह रहेंगे और बहुसंख्यकों को हम रहने नहीं देंगे। इस घटना ने इसकी जरूरत को बहुत ज़्यादा जरूरी कर दिया है। दूसरा, सरकार के स्तर पर केवल पाकिस्तान या पाकिस्तान में बैठे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का संकल्प नहीं चाहिए, बल्कि इस देश में रह रहे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी आतंकी घटनाओं से जुड़ना गर्व की बात महसूस कर रहे हैं, उन कारणों को खोजकर उसे खत्म करने पर काम करने की जरूरत है। और तीसरी और आखिरी बात कि किसी भी एक हमले के आधार पर सीधे सरकारों को खारिज करने के स्थान पर उसकी गहराई में जाने की जरूरत है कि आखिर ऐसी घटनाएं घटित हुई तो किन कारणों से हुई। उम्मीद है कि हम इसे एक चुनौती के तौर पर केवल सरकार के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए समझेंगे और उसी अनुसार व्यवहार करेंगे। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद। सदर प्रणाम।